आप सभी का स्वागत है एसएम वॉइस में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। सुनी होती तो चीन से कभी धोखा नहीं खाते। ठीक, आपने सही सुना है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर आज भारत ने सुनी होती तो कभी चीन से धोखा नहीं खाते। इसमें ये दो लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सावरकर ने चीन को लगातार आगाह किया था, लेकिन उन चेतावनियों को नेहरू जी ने नज़रअंदाज किया था। तो आज हम इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारत और चीन के बीच का तनाव जारी है। तो आपको पता ही होगा, अभी तक भारत और चीन का बीच का तनाव अभी तक जारी है। लेकिन यह पहली बार की बात नहीं है। ये बात है 1949 में चीन में कम्युनिटी क्रांति से हो रही शुरुआत हो चुकी थी। चीन ने धीरे धीरे पहले मंचूरिया, दक्षिण मंगोलिया, यूनान, पूर्व तुर्कस्तान, मकाऊ, हांगकांग, पैरासेल और तिब्बत को भी हथिया लिया था 1949 में। और फिर उसके बाद 1962 के हमले में उसने लद्दाख में पामीर के पठान पर भी कब्जा कर लिया था। ये पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, उस कब्जे वाले इलाके में अक्सई चीन का इलाका भी चीन को भेंट कर दिया था। निचोड़ यह है कि चीन की आक्रामक सामरिक तैयारी लगातार जारी है। प्रश्न यह है कि हमारी आंखें क्यों नहीं खुल रही है? क्या चूक गया? किसमें चूक रहा है भारत? तो चीन साम्यवादी समाजवाद के खतरे में प्रति भारतीय राजनीति के दो दिग्गज नेताओं ने समय रहते भी आगाह किया था। लेकिन दामोदर सावरकर और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों की बातों का मूल अर्थ यही है कि भारत ने तिब्बत को चीन का अंग मानने की भूल की थी। साथ ही पंचशील के सिद्धांत पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लिया था। शांति यानी बुद्ध को कायम रखने के लिए युद्ध की कूटनीति भुला दी गई। फलस्वरूप भारत में सामरिक तैयारी का अभाव हुआ। इस सपने में रहना भी भारी पड़ गया। यदि हम किसी पर हमला नहीं करेंगे तो वो हम पर भी हमला नहीं करेगा। ये हमारी सोच थी, क्योंकि ये बुद्ध की शांति जब उन्होंने लिया था तो वही सोच रहे थे कि अगर हम दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे वो भी हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। पर इसका कुछ उल्टा ही हुआ। किसी को कटघरे में खड़े करने पर बजाय गांधी नेहरू के युग के अतीत आस्वादन के कुछ मुद्दे से आसानी से समझ सकते हैं। इससे पहले हम एक पॉइंट को समझ लेते हैं। विदेशी नीति। डॉक्टर अंबेडकर ने दो बार चीन के बारे में संसद में चेतावनी दी थी। पहला अवसर था जब हिंदू कोड बिल को लेकर कानून मंत्री के रूप में 1951 में उनका इस्तीफा हुआ था। और दूसरा मौका तब आया था जब 26 अगस्त 1954 को वह तब राज्यसभा के सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर राज्यसभा के जब वहाँ के सदस्य थे तब उन्होंने ये कहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस्तीफे के जो 5 कारण बताए थे उनमें से एक था नेहरू सरकार की लचर विदेशी नीति। वह मानते थे कि दोनों पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान एक दिन भारत में विश्वासघात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कहा था। उनसे देश को खतरा भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पता था, उन्होंने चेतावनी दी थी, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आज़ादी के बाद इन्हीं दो देशों ने भारत पर युद्ध लादे हैं। जैसे आज़ादी के बाद जब अंग्रेज़ों से आज़ादी हुई, फिर उसके बाद चीन और पाकिस्तान ही हमारे सब देश के ऊपर अभी तक अटैक कर रहे हैं, और अभी तक कोई देश अभी तक अटैक नहीं किया है। दूसरी ओर सावरकर ने 26 जनवरी 1954 के केसरी के में छपे एक लेख में कहा था। उनका एक लेख है 26 जनवरी 1954 के केसरी, उनका एक लेख है। उसमें उन्होंने कहा था 6 वर्षों में चीन ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर तिब्बत को हड़पा था। 6 सालों में यार उसने तिब्बत को हड़प लिया। अब चीन और रूस की सीमा सीधे भारत से आ लगी है। ब्रिटिशों ने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान, ब्रह्मदेव आदि देशों में बफर बना के रखे हुए हैं, ताकि हम सब अपने राज्य को बचा सकें। वे हमारे साथ रहना चाहते थे, लेकिन अब वे भी छितर रहे हैं। इस कथन का संकेत यह है कि ये राज्य अब चीन के प्रभाव में आते हैं। सावरकर ने यह बात 6 दशक से भी पहले कह दी थी, लेकिन हमारी विदेश नीति 1962 में माओ के थप्पड़ तक जमीन पर उतरी ही नहीं। क्या कहें यार।
पंचशील का झटका, भारतीय अस्वाद को सबसे बड़ा झटका लगा। पंचशील के मोर्चे पर भारत और चीन के बीच 26 अप्रैल 1954 को यह समझौता हुआ था। ये सिद्धांत ही अगले कई वर्षों तक भारत की विदेश नीति की रीढ़ रही है। ये 5 सिद्धांत जो भारत की विदेश नीति की रीढ़ थी। पहला जो है, एक दूसरे की अखंडता और सुप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, सम्मान और परस्पर लाभकारी संबंध और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। अंबेडकर और सावरकर के विचार समझने के लिए इस सिद्धांत को जानना भी अहम है। अंबेडकर ने इस समझौते की आलोचना करते हुए राज्यसभा में स्पष्ट कह दिया था, माओ का पंचशील पर विश्वास नहीं करना है। मुझे आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री नेहरू, तब थे प्रधानमंत्री, इसे बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे थे। राजनीति में पंचशील आदि कुछ नहीं होता। हाँ, अंबेडकर ने सही कहा था, राजनीति में पंचशील में कुछ जैसे ऐसा चीज होता ही नहीं राजनीति में। और कम्युनिटी देश चीन, कम्युनिस्ट देश था तब हमारा सबका चीन की राजनीति बिल्कुल नहीं मानती थी। कम्युनिटी देश यानी चीन नैतिक नाम की कोई चीज ही नहीं रखती थी। आज उसकी नैतिकता कल की उनकी नैतिकता नहीं रहेगी। कहने का अर्थ यह है कि पंचशील को लेकर भावुक बनने की जरूरत नहीं है, विश्वासघात होना है। आपको पता ही होगा, अब विश्वासघात हो भी रहा है, देख भी रहे होंगे। इसी तरह सावरकर ने 1956 में जोधापुर में हुए हिंदू महासभा के अधिवेशन में कहा, केवल पंचशील का मंत्र जपने से कुछ नहीं होता। पंचशील का हस्तक्षेप करने वाले रूस ने हंगरी पर चढ़ाई भी की थी, इंग्लैंड को भी धमकी दी थी। नेहरू ने पंचशील की परवाह नहीं की थी। सावरकर का यह भी कहना था कि वह राष्ट्र को बड़ा माना जाता सावरकर का कहना था कि वही राष्ट्र बड़ा माना जाता है जिसके पास ताकतवर सेना होती है, बाकी सारे बातें फालतू हैं। कूटनीति की बात करें तो पंचशील और कोई वैश्विक सिद्धांत अच्छा नहीं है, लेकिन व्यवहार में इसके विपरीत करते हुए अपने देश के हितों पर ध्यान न रखने का होता है। जवाहरलाल नेहरू, लद्दाख और मकमोहन रेखा पंचशील के समझौते के बाद घटनाएं हुई, उन पर भी गौर करना जरूरी है। इसके 2 पहलू हैं, चीन द्वारा अपने सक्रिय प्रांत में तिब्बत तक यातायात और सामरिक तैयारियों का जाल बिछाना, और दूसरी ओर अरुणाचल में लगी सरहद पर हुए समझौते से चीन का मुकर जाना। इस समझौते के बाद तत्कालीन चीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए। उन्होंने नेहरू और चाउ में दुनिया भर की बातें हुई, लेकिन सीमा के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई थी। चीन नाराज ना हो उसके लिए नेहरू ने उस समय तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा को शरण देने से इनकार कर दिया था। उधर 1957 में खबर आई कि चीन ने सिक्यांग तिब्बत की सड़क पूरी तरह बना ली थी। भारत जानता था, बड़े दबाव के कारण नेहरू ने चाउ को इस बारे में चिट्ठी लिखी। इसका जवाब बाद में चाउ ने कहा था कि देश के बीच कोई सीमा तय नहीं होनी चाहिए। हिंदू चीन भाई भाई का नेहरू का मुंह टूट चुका था। भावुकता से वे चीन से धोखा खा गए थे। चीन ने उन्हें दूसरा धोखा दिया मकमोहन रेखा को लेकर। ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के बीच 1914 में शिमला में हुए समझौते के तहत इस रेखा को बतौर सरहद स्वीकार कर लिया था। इसके बाद मकमोहन रेखा कहते हैं कि मकमोहन ब्रिटिश इंजीनियर थे जो उन्होंने बनाया था। हिमालय के पश्चिम वाली सीमा पर तिब्बत बफर स्टेट था, इसलिए उस इलाके में भारत चीन का नाम की कोई सीमा ही नहीं थी। जो थी वह चीन लद्दाख की सीमा थी। पूर्व हिमालय इलाके में यानी आज अरुणाचल की सीमा केवल ब्रिटिश भारत से मिलती है, लेकिन चीन के बाद इसके जबरन खींची गई रेखा बताया जाता है। चीन इस तरह की साजिशें करता रहता है। अंबेडकर और सावरकर चिताते रहते थे, लेकिन किसी ने नहीं माना। बुद्ध शब्द यह धार्मिक अर्थ से नहीं है, शांति के अर्थ से है। सावरकर का था कि शांति हमें भी चाहिए, लेकिन देश की संप्रभुता की कीमत पर नहीं। युद्ध चाहिए का अर्थ है कि हमें अपने सामरिक तैयारियों पर बल देना चाहिए, आधुनिक हथियारें बनाने चाहिए। पर ये कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि बुद्ध की शांति के लिए
और कुछ और समझ लिया गया था। चीन के तिब्बत को हड़पने के कारण ही विवाद गहरा होता गया। उन्होंने कहा था जब उत्तर सीमा पर भारत चीन के बजाय पहले जैसे भारत तिब्बत नहीं होता तब तक भारत के लिए केवल चीन खतरा था। अब हमारे लिए माओ के सफ़र कह दिया गया था कि तिब्बत तो चीन की हथेली की तरह है जिसकी 5 उंगलियां लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल है। इस बयान के हल्के में ना लेना चाहिए, इस बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दक्षिण पूर्व एशिया में उतरना चाहता है चीन, दक्षिण पूर्व एशिया में उतरना चाहता है या कोई तीसरा युद्ध हो सकता है। आपकी इस वीडियो कैसी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय। Let's go. Life in the house. Took it straight from outside.